सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां अपने आप में संपूर्ण भगवान राम को चरितार्थ करने के लिए काफी है। फिर भी श्री राम पर जितनी बात करें उतना कम है। लेकिन ये बात अयोध्या में हो रही हो तो फिर इसका महत्व अवर्णनीय हो जाता है। अयोध्या की पावन धारा पर दैनिक जागरण समूह द्वारा कराए गए आयोजन में शामिल लोगों के चेहरे बता रहे थे कि वो कितने सौभाग्यशाली हैं जो इसका हिस्सा बन रहे हैं। त्याग दी सब ख्वाहिशें निष्काम, बनने के लिए श्री राम। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम बनने के लिए। श्री राम एक शब्द जिसमें पूरा सनातन आकार लेता है। जन्म के सोहर से कष्ट के उत्पन्न होने के लिए हाय राम तक जीवन के हर आयाम में समाये श्री राम के नाम के महात्म्य और महिमा की भाव भूमि पर त्रेता के पौराणिक आख्यान संत वाणी से मन मानस पर जीवंत हुए तो कार्यक्रम स्थल राममय हो गया। दैनिक जागरण के श्री राम उत्सव के मंच से हनुमत निवास के महंत आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण ने सबके राम सब में राम सत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्शन कराया। साथ ही वर्तमान जीवन में राम पर चल रहे विवाद पर भी खूब बोला। राम को लेकर हो रही बयानबाजी पर महंत ने कहा कि तथाकथित बौद्धिक राम के बारे में जानते सब हैं, पर उन्हें पूज नहीं सकते। ये ठीक वैसा ही है जैसे प्रकांड विद्वान रावण रामत्व को जानता तो था पर उनकी शरण ना पा सका। जो श्री राम के नहीं थे, जिन्होंने सदैव उनसे विद्वेष किया, उनके प्रति श्री राम का भाव सम था, कृपा का था। जो निहत्ते रावण को तीर से नहीं शील के बाण से मारते हैं। जब रावण निशस्त्र पड़ा था तब राम उसे नहीं मारते हैं। कहते हैं कल शस्त्र से सज्जित होकर आना। इसे हम इस तरह भी ले सकते हैं कि ये एक धार्मिक अनुष्ठान है। इसे कोई ऐसे भी कह सकता है कि ये एक सामुदायिक आयोजन है। इसे कोई इस तरह भी कह सकता है कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम है। लोग कहते ही हैं और कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, राय लेते हैं, आप किस तरह देखते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे देखने की जितनी तरहें होती हैं वो सब आकर इसी में विलीन हो जाती हैं, क्योंकि ये एक बेतरह आयोजन है जिसको किसी तरह में रखा नहीं जा सकता। श्री रामलला श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान हो रहे हैं। ये आयोजन इतना विराट है कि हमारी रची हुई सारी परिभाषाएं वहां पहुंचकर छोटी पड़ जाती हैं। सौभाग्य से मैं अभी गर्भगृह के दर्शन करके आ रहा हूँ, सीधे उधर से यहाँ आया। हम सबके पास कोई शब्द नहीं है अपने अहोभाव व्यक्त करने के लिए। हम सबके पास कोई भाषा नहीं है कहकर बता देने के लिए। वहां से निकलते ही तिवारी जी ने पूछा कि क्या अनुभव है, तो मैंने कहा जा करके पता चलता है। महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि वास्तव में राम राज्य आ गया है। राम मर्यादा के सर्वोच्च शिखर और आचरण के प्रतिमान है। वो सिर्फ आराध्य ही नहीं, सांस्कृतिक आदर्श है। जहाँ राम है वहाँ उत्सव अपने आप है। आप महसूस करिए, राम रोम रोम में है। आज के 5-7 साल पहले अयोध्या फैजाबाद में रहने वाले हर व्यक्ति का जो भी थोड़ा सफल हो जाता था, उसका यही सपना होता था कि किसी तरह लखनऊ में बस जाए, चाहे जिस भी कारण से, वो चाहे वहाँ नगरीय सुविधाओं की बात कर ले, चाहे वहाँ मेडिकल सुविधाओं की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें। इन सभी दृष्टिकोण से हर अयोध्या में सफल होने वाले व्यक्ति का प्रायः लक्ष्य यही रहता था कि वो किसी तरह से वो लखनऊ चला जाए, और बहुत से लोग इसमें सफल भी हो गए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रयासों से और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की मंशा के अनुरूप उनके नेतृत्व क्षमता के कारण पिछले 5 वर्षों में ऐसी अयोध्या के विकास का खांचा खींचा कि मुझे लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति भारत में ऐसा हो जो अपने आप को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाना चाहता हो, उसने ये सपना न देखा हो कि उसकी भी अयोध्या में कोई व्यवसाय हो जाए, कोई जमीन हो जाए। ये बहुत बड़ा चेत है। हर वो व्यक्ति, आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं अयोध्यावासी, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास एक फोन आया हो कि भैया थोड़ी सी जमीन हो सके तो हमको भी अयोध्या में दिलाओ। ये माइंडसेट चेंज, क्योंकि अयोध्या, मुझे लगता है कि भारत के जितने शहर हैं, जितनी नगर हैं, उसमें सर्वाधिक संभावनाशील कोई नगर है तो अयोध्या है। अयोध्या में जो विकास की संभावनाएं हैं या अयोध्या में भविष्य में व्यापार की जो संभावनाएं हैं, वो मुझे लगता है नहीं कि किसी शहर में आज इतनी एक साथ जुड़ी हो। और यह भी रिसर्च का विषय है, यह भी शोध का विषय है। आप लोग अखबार नवीस हैं, आप लोगों के लिए यह मैं एक विषय छोड़ के जाता हूँ
कि एक वित्तीय वर्ष में 174 परियोजनाओं में 30,000 करोड़ रुपए का सरकारी इन्वेस्टमेंट किसी शहर में एक वर्ष में कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, इतिहास में यह बात दर्ज है कि नहीं दर्ज है, यह भी शोध का विषय है। इतना सारा एक साथ सरकारी इन्वेस्टमेंट और उसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी बात ही छोड़ दीजिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अयोध्या में यह कुल प्राइवेट और सरकारी इन्वेस्टमेंट मिला के 1 लाख करोड़ की सीमा क्रॉस कर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दैनिक जागरण की तरफ से होटल पार्क इन रेडिसन में आयोजित रामोत्सव को संबोधित कर रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रबंध एवं उद्यमिता विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु शेखर सिंह ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होने से रामनगरी की अर्थव्यवस्था बदलेगी। उन्होंने कहा कि 2 लाख लोग अयोध्या आएंगे तो केवल दर्शन ही नहीं करेंगे। अभी अयोध्या प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 45वें स्थान पर है। साथ ही प्रोफेसर सिंह ने उम्मीद जताई कि 4 वर्ष के अंदर अयोध्या प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान तक पहुंच जाएगी। ये बात सही था कि मंदिर बनेगा, मंदिर के लोग दर्शन करने आएंगे, मंदिर के लोग दर्शन करके आएंगे तो जो दर्शन करने वाले आएंगे उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ मंदिर का ही होके ना रह जाए, पूरे समाज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो मुझे याद है 2 साल पहले जब मैं एक मीटिंग में बैठा था तो वहां पे मेरे मुंह से ये निकल गया कि अगर हम सिर्फ मंदिर का विकास करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कि नहीं होगा। जैसे मैंने उनसे एग्जाम्पल में कहा भी कि इलाहाबाद में कुंभ मेले तो इतने सालों से लग रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रयागराज में उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जितना होना चाहिए था वो फील नहीं होता है। तो क्या हम अपने यहाँ इस तरह के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे या नहीं? बट अब की स्थिति में क्योंकि हम लोग जो डेवलपमेंट देख रहे हैं तो उसमें जो है, क्योंकि जो कंट्री का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का वो सुना ही हुआ कि 2030 तक हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है। तो आप वंस वी गो बैक तो 1947 की आजादी के बाद 60 साल लगे थे, 2007 में हम 1 ट्रिलियन हुए थे। अभी हम कुछ 2.5 के आसपास हैं और 2030 में हम 5 ट्रिलियन होंगे। एंड इफ यू बिलीव इन द स्पेशलिस्ट टुडे, जो आज के विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि 2035 तक हम 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से आगे बढ़े तो जो हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो उस समय हम 50 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास होंगे। अभी भी ग्लोबली जो कंट्रीज है उसमें हम इकोनॉमिकली 5वें स्थान पे हैं। तो कहने का मतलब देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज हो रही है। व्हाट हैपेंस इज कि ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था उसमें हम लोग पार्ट नहीं थे। हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग इसके पार्ट नहीं थे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे एक हमारे यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर है, तो जहां से हम चाहते हैं कुछ एंटरप्रेन्योर्स निकले और यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स कुछ काम करेंगे तो उससे उनका डेवलपमेंट होगा। तो हम पता करते गए कि इस डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए। तो हुआ कि नाबार्ड एक बैंक है जो सपोर्ट करती है एंटरप्रेन्योर्स और इंक्यूबेशन सेंटर को। तो मैं नाबार्ड लखनऊ गया था, तो बताए, हमने कहा कुछ हमारे यूनिवर्सिटी में भी आप काम करें इसमें डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो बिल्डिंग बनाते हैं, 50-50 करोड़ खर्च करते हैं, हमारे 8 इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन दुर्भाग्य से 8 साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में एक भी नहीं है। तो कहने का मतलब हम इकोनॉमिकली अभी भी डिवाइडेड हैं, ज्यादा डेवलपमेंट उधर हो रहा है और हमारे तरफ कम हो रहा है। तो इस दिशा में जो प्रगति अयोध्या में हो रही है तो हमें लग रहा है कि अब हम भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना पार्ट रख पाएंगे। आने वाले, जैसे हम अब बात करते हैं कि 2 लाख वी आर एक्सपेक्टिंग फुटफॉल्स एवरी डे, तो अगर 2 लाख आदमी आएंगे तो सिर्फ दर्शन ही नहीं करेंगे और भी काम होगा, डिफरेंट वर्क्स होंगे। जैसे आप अभी बताया गया कि जितने भी जानने वाले होंगे सबने पूछा होगा कि आपको फोन जगह जगह से आते होंगे, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो 1-2 एग्जाम्पल मैं भी देना चाहूंगा। एक फोन रशिया से आया था, वो कह रहे हैं कि जब ये 2 लाख आएंगे तो ये चाय तो पिएंगे ना। तो हम एक इस तरह का इनोवेशन डालना चाहते हैं जिससे चाय बेच के ही हम अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। तो कहने का मतलब अब हम इस डीप रूट से सोचने लगे हैं कि इवन सेलिंग टी, हम जैसे सर ने कहा कि पानी बेच के करोड़पति हो सकते हैं, तो चाय बेच के भी हम आगे जा सकते हैं। ये आदमी रशिया से सोच रहा है, वहां से फोन हमको कर रहा है। वहीं आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। जल, थल और नभ से रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है।
पुरातन काल से आस्था का केंद्र रही अयोध्या की सुरक्षा को लेकर हमेशा हाई अलर्ट की स्थिति रही है। अब नवीनतम तकनीक का प्रयोग सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। जो हम लोगों के हिसाब से टॉप मोस्ट बेसिस जिसे हम कहते हैं थ्रेट परसेप्शन का है, वो यहाँ इसको चिन्हित रहता है। उसको लेकर के कैसे सुरक्षा भी करें और कैसे आने वाले लोगों को अधिकतम सुविधाएं भी दे सकें। सुविधा का आशय ये होता है, जो व्यक्ति आता था सोचता है सीधे हम राम मंदिर के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर हमारी गाड़ी रुके और हम अंदर चले आए। और वहीं पर दूसरा परिप्रेक्ष्य यह भी होता है कि हमको हर व्यक्ति पर एक संदेह, हर व्यक्ति पर शंका, ये एक सुरक्षा एजेंसीज का एक बुनियादी सिद्धांत है, उसके तहत उसको कार्य भी करना है। तो इसके संतुलन बनाने के लिए हम लोगों ने अपने फोर्स के लोगों को एक बिहेवियरल ट्रेनिंग कराई, व्यवहार परक, कि अगर कोई बूढ़ी माँ आ रही है तो उसको कैसे संबोधन करना है, कैसे उसको कोई गठरी लिए व्यक्ति आ रहा है तो कैसे करना है, और एयरपोर्ट से आने वाले व्यक्ति के साथ आपको किस तरीके से। तो सभी के उद्देश्य यही है कि जो मानवता है, जो एक व्यवहार है वर्दी के नीचे, वो आपको कहीं ना कहीं से संस्कार के रूप में दिखाई पड़नी चाहिए। केवल सुरक्षा के आवरण में हम किसी के साथ खराब व्यवहार करने की सहूलियत या छूट नहीं दे सकते। इसके लिए लगातार लोगों को प्रशिक्षित किया है। सुरक्षा के लिए हम निश्चित तौर पर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमने सुरक्षा किस प्रकार से इसको की हुई है। तो हम इसको सारांश रूप में बता सकते हैं कि हमने अपनी राम जन्मभूमि परिसर को CRPF, हमारा यूपी का जो एक अलग से सिक्योरिटी पुलिस बना हुआ है जो यूपी SSF, हमने उसमें यूपी पुलिस और सिविल पुलिस के कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया हुआ है। हमने इसमें तकनीक का एक जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता था वो हम लोगों ने इसमें करने का प्रयास किया है। 500 वर्ष के बाद जिसका इंतजार सबको था वो आने वाला है, और इसकी तैयारियां जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद से ही स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी थी, और एक बहुत व्यापक प्लानिंग की गई अयोध्या को विकसित करने की। जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उनको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, इसको पहले से एनविसाज किया गया, प्रोजेक्शंस किए गए, संख्याओं का असेसमेंट किया गया, और उसके हिसाब से सारे प्रोजेक्ट्स कंसीव किए गए। जो यहाँ पर रामलला के मंदिर तक जाने के लिए जो रास्ते थे बहुत ही संकीर्ण थे, उनको चौड़ीकरण करने की व्यवस्था की गई। आपने देखा होगा 4 कॉरिडोर्स बनकर तैयार हैं। इसके साथ साथ बाकी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी, रिंग रोड, इन सब पे भी इस समय कार्रवाई चल रही है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग देश के दूरस्थ कोनों से आ सके, विदेशों से आ सके, उसके लिए एयरपोर्ट को विकसित करने की आवश्यकता पाई गई। एक बहुत ही शानदार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर तैयार है। फ्लाइट्स वहाँ पर प्रारंभ हो चुकी हैं। 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं उसका इनॉग्रेशन भी किया गया था। रेलवे स्टेशन जो एक छोटा सा होता था उसकी जगह पे बहुत शानदार बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, उसका भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री ने 30 दिसंबर को किया। इसी प्रकार से जो हमारी जो बस स्टेशन है, नवीन बस स्टेशन का निर्माण हुआ, वहाँ पे सारी मॉडर्न अम्यूनिटीज विकसित की गई हैं। तो ये इस तरह से जो भी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको विकसित किया जाना चाहिए एक मॉडर्न टाउन के लिए, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हम टूरिज्म को प्रमोट करने वाले हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए समय से कार्रवाई प्रारंभ की गई और जिसको हम लोगों ने अचीव कर लिया है।